नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फायर किसे कहते हैं, फायर ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कितने होते हैं, फायर क्लासिफिकेशन क्या होता है, साथ ही फायर लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और पूरी फायर सेफ्टी सिस्टम के बारे में आज की हमारी टॉपिक फायर रिस्क मैनेजमेंट में चर्चा की जाएगी। तो बेशक आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो धैर्य की कुर्सी पे बैठते हैं और चलिए जानते हैं फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि फायर यानी आग किसे कहते हैं। आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससे ऊष्मा, रोशनी और स्मोक यानी कि धुएं का निर्माण होता है। इट मींस फायर इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज लाइट, हीट एंड स्मोक। आइए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं। फायर का निर्माण करने में 3 कारक होते हैं जिसे फायर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला आता है ऑक्सीजन, दूसरा हीट, तीसरा फ्यूल। जब ये 3 चीजें आपस में एक साथ मिलती हैं तब जाके आग का निर्माण होता है, यानी आग की उत्पत्ति होती है। तो आग की उत्पत्ति के 3 कारक हैं ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अब जानते हैं कि फायर क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेस्ड ऑन NFPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के तहत आग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। ये चारों आग के प्रकार होते हैं। अब जानते हैं किस प्रकार की वस्तु में आग लगती है तो उसे आग की यानी फायर के कौन से क्लास में रखा जाता है। तो अगर लकड़ी, पेपर, क्लॉथ या फिर प्लास्टिक इत्यादि में आग लगती है तो उसे क्लास A की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास B की श्रेणी में फ्लैमेबल लिक्विड्स एवं फ्लैमेबल गैसेस में अगर आग लगती है तो उसे क्लास B की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि गैसोलीन हो गया, ऑयल, ग्रीस, एसीटोन, इन सभी वस्तुओं में अगर आग लगती है तो उसे क्लास B की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज इक्विपमेंट में आग लगती है तो उसे क्लास C की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास D की श्रेणी में मेटल फायर्स आते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी वस्तुओं में अगर आग लगती है तो उसे क्लास D की श्रेणी में रखा जाता है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कितने होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कॉमन एक्सटिंग्विशर जो कि हमारे आसपास, हमारे इंडस्ट्रीज में, सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में, शॉपिंग मॉल्स में हमें देखने के लिए प्राय मिलते हैं, वो किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो कॉमन एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि DCP फायर एक्सटिंग्विशर एंड चौथा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये चारों जो हैं आपको प्रायः आपके आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं और ये कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब जो है ABC टाइप कैटेगरी में फायर एक्सटिंग्विशर का निर्माण किया जाता है और वो मार्केट में अवेलेबल है। जानते हैं कि किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कौन से फायर क्लास में करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल क्लास A यानी कि कंबस्टेबल मटेरियल्स में होने वाली आग में किया जाता है। दूसरा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्लास B यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेज में होने वाली आग में किया जाता है। तीसरा आता है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्लास C यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर में किया जाता है। चौथा है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्लास A यानी कि कंबस्टेबल मटेरियल में लगने वाली आग में किया जाता है। पांचवा होता है वेट केमिकल। वेट केमिकल का इस्तेमाल फायर क्लास के 5वें क्लासिफिकेशन यानी कि क्लास K, इट मींस किचन फायर में लगने वाली आग में वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशमेंट प्रिंसिपल के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, यानी किसी भी आग को बुझाने के लिए उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए कुछ प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला आता है कूलिंग। तो आग को एक्सटिंग्विश करने में सबसे बेसिक प्रिंसिपल आता है कूलिंग का, यानी कि अगर किसी भी वस्तु में, कंबस्टेबल मटेरियल में आग लगी है और उसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं तो उस आग से हीट बाहर निकल आती है। तो कूलिंग मेथड से हीट को बाहर निकाल के हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। दूसरा मेथड है स्मूथरिंग का। स्मूथरिंग में ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कहीं भी अगर आग लगी है तो वहाँ पे हम किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करके वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं जिससे कि वो आग बुझ जाती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलते हुई दिया को अगर आप किसी भी वस्तु से ढक देते हो तो वो दिया अपने आप बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ढकने के बाद पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होता है। तो स्मूथरिंग मेथड से हम ऑक्सीजन को रिमूव करके फायर एक्सटिंग्विश करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में हम इस आग में मौजूद जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील वस्तु होती है, उन
उनको रिमूव कर देते हैं, यानी कि किसी भी आग से उसके फ्यूल को रिमूव कर देने के बाद वो आग अपने आप आसानी से बुझ जाती है। तो स्टारवेशन मेथड में हम ईंधन को रिमूव करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थे फायर एक्सटिंग्विशमेंट प्रिंसिपल, कूलिंग, स्मूथरिंग एंड स्टारवेशन। तो इन तीनों के माध्यम से हम किसी भी फायर को आसानी से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि उसको बुझा सकते हैं। ये अब जानते हैं हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का एक फॉर्मूला सेट किया गया है जिसे कहते हैं पास, PASS। पास मेथड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की पद्धति हमें बताता है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब का अर्थ क्या होता है। तो उसमें पहला आता है P स्टैंड फॉर पुल द पिन, A स्टैंड फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर, S स्टैंड फॉर स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल एंड लास्ट S स्टैंड फॉर शिफ्ट साइड टू साइड। तो इस आधार पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर में लगे हुए सेफ्टी पिन को सबसे पहले रिमूव करना है, यानी कि पुल द पिन। दूसरा एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि आपको अपना पोजीशन लेना है फायर की तरफ, जहां भी आग लगी है उस तरफ आपको अपना पोजीशन लेना है। तीसरा होता है स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में ऊपर लगे हुए हैंडल को हमें प्रेस करना है, दबाना है, जिससे कि वो मटेरियल वहां से डिस्चार्ज होना प्रारंभ होगा। एंड लास्ट एस स्वीप साइड टू साइड, यानी कि आपको झाड़ू लगाने की तरह उसके नोजल्स को स्वीप करना है, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो एजेंट है वो आग के चारों तरफ फैले। तो इस तरीके से पास आधार पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फायर लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि किस फॉर्मूला के आधार पे आप अपने प्लांट, इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट पे फायर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फायर लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है कंबस्टेबल इन केजी इनटू कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो कैलोरी पर केजी डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपने प्लांट में, अपने इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट का फायर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई आग के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर की, फायर क्लासिफिकेशन की, फायर के बारे में। अब बात करते हैं, कभी अगर ऐसा हो कि अगर आप किसी बिल्डिंग में, किसी जगह पे, किसी थिएटर में, किसी इंडस्ट्रीज में आप हैं और वहां पे आग लगती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग में, किसी ऐसी जगह पे आग के केस में फंस जाते हैं तो आपको हमेशा 3A याद रखना है। 3A क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट A स्टैंड फॉर एक्टिवेट, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग में आप है और वहां पे फायर होता है तो आपको सबसे पहले A यानी कि एक्टिवेट द फायर अलार्म, वहां पे उपस्थित फायर अलार्म को एक्टिवेट करना है। सेकंड A स्टैंड फॉर असिस्ट, उसके बाद आपको ऐसे व्यक्तियों को असिस्ट करना है, यानी कि हेल्प करनी है जो कि इमीडिएट डेंजर में हो, यानी कि जो आग के सबसे करीब हो, वैसे व्यक्तियों को आपको सबसे पहले असिस्ट करना होता है। साथ ही जो व्यक्ति इनकैपेबल हो, यानी कि कोई हैंडीकैप पर्सन है, उसे आप असिस्ट कर सकते हैं उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में। तो थर्ड A स्टैंड फॉर अटेम्प्ट, जब ऊपर के दोनों A कंप्लीट हो जाते हैं तब आप जो है किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर 3A, एक्टिवेट, असिस्ट एंड अटेम्प्ट। तो ये 3A जो है आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए आपकी सहायता करते हैं। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं या फिर ऐसी जगह पे किसी इंडस्ट्रीज में फंसे हुए हैं तो आपको इन 3A का पालन अवश्य करना चाहिए, खुद को साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। जानते हैं फायर फाइटिंग करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप फायर फाइटिंग का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको फायर फाइटिंग करनी है, यानी एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना हो, फायर टेंडर का इस्तेमाल करना है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हवा के विपरीत दिशा में आपको खड़े होना होता है। इसके अलावा आपको अपना पोजीशन हमेशा आउटवर्ड की तरफ, यानी कि बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ आपका पीठ हमेशा उस तरफ होना चाहिए, जिससे कि अगर आग बढ़ती है तो आप उस जगह से आसानी से निकल सके। साथ ही फायर फाइटिंग करते समय आपको आग से मिनिमम 3 मीटर यानी कि 3 मीटर की दूरी बना के रखनी होती है। अब जानते हैं कि आपको अगर फायर फाइटिंग करनी है तो उस केस में आपको क्या सुनिश्चित करना होता है। तो अगर आप फायर फाइटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप उस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेंड हैं, साथ ही आपको ये पता है कि क्या जल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी
सुनिश्चित करना होता है कि क्या वो आग तेजी से तो नहीं फैल रहा है। इसके अलावा आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आग लगने के कारण वहाँ पे जो स्मोक और हीट है वो पूरी एरिया में तो नहीं फैल गया है। साथ ही आपको एक क्लियर पाथ ऑफ एस्केप यानी कि निकलने के सही रास्ते का पता होना चाहिए। तो आपको इन सभी बातों को सुनिश्चित करना होता है फायर फाइटिंग करने से पहले। आइए अब जानते हैं कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन पे, आपकी जगह में, आपके ऑफिस पे लगा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के योग्य है या नहीं। तो आप आसानी से अपने फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या चेक करना होता है, तो आपको उसमें चेक करना है कि उसमें जो गेज मीटर दिया हुआ है उसकी जो सुई है वो किस तरफ है, क्या वो रेड पे है या ग्रीन पे है। अगर ग्रीन पे है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव मोड में है। अगर वो सुई रेड की तरफ झुकी हुई है तो इसका मतलब है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर इनएक्टिव मोड में जा चुका है, जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल को भी चेक कर लेना है, क्या वो एकदम क्लीन है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके ऑफिस में, आपकी जगह पे, आपके आसपास लगाया गया है वो फायर एक्सटिंग्विशर रस्टेड नहीं है और डैमेज नहीं है। इसके अलावा आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके एरिया में लगाया गया है वो कितनी हाइट के ऊपर रखा गया है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको एबनॉर्मल दिखती है तो आपको तुरंत आपके फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक फायर रिस्क मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।